राजधानी दिल्ली में हुए दंगों की साजिश की आरोपी इशरत जहां इस समय हमारे साथ हैं। वो लगभग 2 साल के समय जेल में बिताने के बाद अब जेल से बाहर आ चुकी हैं। उनसे बात करते हैं कि पिछले 2 साल के भीतर उन्होंने किन किन चीज़ों को देखा है और उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो उससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं। मैम, ये बताएं कि आपको जो है दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों की साजिश के तहत गिरफ्तार किया था। उसमें ये भी आरोप लगाया था कि आप जो है देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं और इसी वजह से यूएपीए के तहत आपके ऊपर मामला दर्ज किया गया था। क्या गिरफ्तारी के समय आपको इसकी भी कोई जानकारी दी गई थी कि आप पर इतना संगीन जो है धाराएं लगाई गई हैं, क्योंकि आप निगम पार्षद भी रह चुकी हैं और पेशे से आप वकील भी हैं? देखिए, अफसोस की बात यही है कि अगर आप सरकार के राजनीतिक या वैचारिक तौर पे अगर उसके अलग जाके आवाज़ उठाते हैं तो आपको देशद्रोही बता दिया जाता है। अगर कोई कानून आता है, कोई नियम बनता है, कोई नीति आती है, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तब आपको सरकार विरोधी ना कहकर एक नया प्रथा चल पड़ी है। और मैं तो कहूँगी कि ब्रिटिश राज का कहीं ना कहीं आजकल हमें लाइव देखने के लिए मिल रहा है कि आपको सरकार विरोधी ना कर देश विरोधी कहा जाता है। तो ये सरासर गलत है। और अगर मैं बात करूँ अपने अरेस्टिंग की, जैसे आपने मुझसे सवाल किया, तो मुझे अरेस्ट किया गया, मुझे 4 घंटे तक थाने में बिठाकर रखा गया और मुझे ये लगा कि शायद मेरी डिटेंशन हुई है, क्योंकि जिस आरोप में मुझे गिरफ्तार किया गया वहाँ कोई भी इस तरीके का कुछ भी नहीं था। अगर एक वीडियो, मैं और एक बात कहना चाहूँगी कि मीडिया ने बड़ा बढ़ चढ़ कर मेरी अरेस्टिंग को दिखाया था और कई दिनों मुझे मेरी अरेस्टिंग को सुर्खियों में रखा, लेकिन वही मीडिया सॉरी टू से बड़ी शर्मिंदगी के साथ 10-10 सेकेंड की सिर्फ मेरी कुछ अब जब मेरी रिलीज़ होती है तो सिर्फ 10-10 सेकेंड का ये दिखाया गया कि इशरत जहां रिहा हुई। कहाँ आपने एक प्रोपेगेंडा इस तरीके से चलाया कि महीनों ये रहा कि इशरत जहां मुख्य आरोपी है, दंगों में है, लेकिन उसी अरेस्टिंग की वीडियो को अगर आप दोबारा से देखेंगे, प्ले करेंगे, तो आपको दिखेगा कि मैं बिल्कुल उस मौके पर, मौका वारदात पे बिल्कुल अकेली खड़ी थी। वहाँ दंगे के नाम पे अगर मुझे गिरफ्तार झूठी एफआईआर में किया गया तो दंगे के लिए लोगों का होना ज़रूरी है, भीड़ का होना ज़रूरी है। और मैं अकेली आती हूँ, अपनी कार से उतरती हूँ और मुझे आते के साथ ही पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर लेती है और पीसीआर वैन में बड़ी बेरहमी के साथ मुझे उठा के फेंका जाता है। उसके बाद मुझे 3-4 घंटे थाने में बंद रखा जाता है। आप कहते हैं कि मुझसे आपने सवाल किया कि क्या मुझे बताया गया, मुझे तो ये था कि सिर्फ इन लोगों ने मुझे डिटेन किया है या थोड़ी देर के लिए, उसके बाद छोड़ देंगे। पूरा थाना सील कर देना, वहाँ सन्नाटा छा जाना, किसी घर वाले को मेरे से मिलने ना देना घंटों तक भी। जब मैं, चूँकि मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, तब मैंने ये सवाल किया। 4 घंटे बाद इन लोगों ने मेरा मेडिकल के लिए मुझे भेजा और तब तक भी मतलब ये मुझे क्लियर नहीं कर रहे थे, लेकिन मुझे समझ आ रहा था कि अब जब मेडिकल के लिए फाइनली मुझे लेकर जा रहे हैं तो ये मेरी गिरफ्तारी डालेंगे। ना मुझे ये बताया गया कि दंगों के लिए आपको अरेस्ट किया गया, मुझे कोई चार्जेस नहीं बताए गए और मुझे सीधा ले जाकर मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ रात को 9:30-10 बजे के करीब मुझे उनके घर पर पेश किया गया। और अगर मैं बात करूँ, मेरे ऊपर 2 मुकदमे लगे हैं अभिषेक जी। पहले मुकदमे में मुझे सिर्फ ज़मानत इसलिए मिली कि जो दंगों का वक्त इन्होंने एफआईआर में बताया, वो लोकेशन उस वक्त की मेरे घर की आ रही है। तो सरासर झूठे मुकदमों में मुझे एक के बाद एक केस में फंसाना और 25 महीने मेरी बिल्कुल ज़िंदगी के इन्होंने मतलब झूठे केसेस लगाकर बर्बाद किए। तो मैं यही कहूँगी कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा। मैम, ये जिस दिन आपको अरेस्ट किया था वो कौन सी तारीख थी, कि आपको तारीख ध्यान? मैं कैसे भूल सकती हूँ अभिषेक जी, उस तारीख ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। 26 फरवरी 2020 की ये बात है और मुझे वहाँ से अरेस्ट किया गया जहाँ दंगा हुआ ही नहीं। और खुरेजी में कृष्णनगर विधानसभा में कहूँगी कि पड़ती है। और ये जो आपने अभी एक बात कही कि दिल्ली दंगों की आरोपी, तो दिल्ली में अगर जहाँ दंगे हुए हैं, ये उस जगह से कम 12 से 15 किलोमीटर दूर है। मैं वहाँ पर कभी गई नहीं, मैंने कभी वहाँ का कोई प्रोटेस्ट ज्वाइन नहीं किया, मैं वहाँ के किसी को भी वहाँ जानती नहीं हूँ। ये आपको सब मेरे ऑर्डर में अगर आप गो थ्रू करेंगे तो जो मुझे ज़मानत मिली है उस ऑर्डर में आपको बिल्कुल पढ़ने को और देखने को मिलेगा। आपने एक विरोध प्रदर्शन की शुरुआत जरूर की हुई थी खुरेजी इलाके में,
सीए और एनआरसी के विरोध में, तो वो कब से आपने शुरुआत करी? देखिए आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से एबीपी न्यूज़ ने कवर किया, और ये दिल्ली में कोई एक जगह प्रोटेस्ट नहीं थे। दिल्ली में क्या, हिंदुस्तान में बहुत जगह प्रोटेस्ट थे, और सिर्फ एक अकेली इशरत जहां नहीं बैठी थी। आज तक भी मेरा ये सवाल है, मेरी अरेस्टिंग के 26 महीने बाद भी, कि सिर्फ इशरत जहां ही क्यों? हज़ारों लाखों की तादाद में लोग बैठे हुए थे, हज़ारों की तादाद में महिलाएं आती थी। सिर्फ ऐसे लोगों को उठा के बंद कर देना जो इन्हें दिखता है कि पढ़ी लिखी लड़की हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो बुलंदी के साथ खड़ी हो सकती है, जिनका समाज में एक अपना स्टेटस है, जिनको समाज पसंद करता है। या मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं, मैं राजनीति का कहीं ना कहीं शिकार हुई। जहाँ से मैं चुनकर 5 साल मैंने लोगों की खिदमत की, सेवा की। 2012 में मैंने चुनाव लड़ा था एमसीडी का और मैं जीती थी। मैंने लोगों के लिए बहुत काम किया, और उसी इलाके में मेरा बचपन गुजरा है। आप मुझे वहीं से अरेस्टिंग डालते हैं, उठा लेते हैं। तो एक पहले से एक प्रोमिनेंट फिगर होने की वजह से सिर्फ मुझे राजनीति का शिकार बनाया गया, और बेकसूर होते हुए भी 25 महीने जेल काटनी, वो मेरे लिए बहुत गलत थी। मैम, कितने दिन आपका वो प्रोटेस्ट चला था वहाँ पे खुरेजी इलाके में, जो आप सीए के विरोध में कर रहे थे? देखिए, प्रोटेस्ट तो लंबे चले हैं, 1.25 महीने के करीब ये वाला प्रोटेस्ट भी खुरेजी वाला रहा। और जहाँ तक मुझे याद है 13 जनवरी 2020 को ये प्रोटेस्ट महिलाओं ने शुरू किया था, जहाँ पर मैं भी अक्सर आया जाया करती थी, क्योंकि यहाँ से मैं निगम पार्षद रही थी, और अक्सर मैं वहाँ लोगों के साथ बैठा भी करती थी। आना जाना मेरा लगा रहता था। पुलिस बहुत ज़्यादा तंग भी करती थी, क्रैकडाउन भी करती थी, कई बार करने की कोशिश की। तो वहाँ के जो लोग थे, वहाँ की जो महिलाएं बैठी हुई थी, वो मुझे बुलाया करती थी कि एक एडवोकेट होने के नाते या पूर्व निगम पार्षद होने के नाते अक्सर ये होता था कि आप आ जाइए, हमें परेशान किया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है। तो मैं इस नाते हमेशा वहाँ पर जाती आती रहती थी। मैम, दिल्ली पुलिस ने जो आरोप लगाए थे या अपनी इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने ये भी जिक्र करा था कि किसी व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ी हुई थी, और उस व्हाट्सएप ग्रुप को दिल्ली पुलिस के अनुसार वो काफ़ी बड़ी भूमिका रही है दिल्ली दंगों में उस व्हाट्सएप ग्रुप की, तो ऐसा कुछ था क्या? अभिषेक जी, यूएपीए की अगर मैं बात करूं तो ये कानून इतना अंधा कानून है कि जब तक इंसाफ मिलता है बहुत देर हो चुकी होती है, बहुत देर हो चुकी होती है। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप की बात करें तो ना तो कहीं भी चार्जशीट में मेरा किसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ाव आया, और इसका बिल्कुल अगर आप कैटेगोरिकली देखना चाहते हैं तो जो मुझे ज़मानत मिली है उसके ऑर्डर में भी जज साहब ने, ये जुडिशरी ने क्लियर किया है कि ना तो इशरत का किसी व्हाट्सएप ग्रुप से की मेंबर है, ना मैं अपने को अक्यूज़ में एक इंसान को छोड़कर मैं किसी को जानती नहीं हूँ। मेरा किसी और उससे भी मेरी कोई कॉल डिटेल्स नहीं आई हैं, मेरी कोई लोकेशन नहीं आई है। जहाँ पर दंगे हुए मैं वहाँ कभी गई नहीं हूँ। मैं किसी प्रोटेस्ट का, इस प्रोटेस्ट को छोड़ के किसी प्रोटेस्ट का कभी हिस्सा नहीं रही। मैं किसी मीटिंग में शामिल नहीं हूँ। 800 के करीब गवाह बनाए गए, एक भी गवाह ये नहीं कहता है कि इशरत किसी मीटिंग में बैठी हुई थी। एक भी गवाह ये नहीं कहता है कि इशरत को हमने नॉर्थ ईस्ट जहाँ पर जिस बेल्ट पे दंगे हुए वहाँ पर देखा है। तो इसी वजह से मुझे जुडिशरी ने मेरे केस को अप्रिशिएट किया और मुझे ज़मानत मिली है। पुलिस ने जो आरोप लगाए हैं उसमें एक आरोप ये भी आता है फंडिंग का। क्या फंडिंग से भी कोई आपका लेना देना होगा? नहीं, ये भी आप ऑर्डर में पढ़ सकते हैं कि बिल्कुल सरासर झूठ है। मेरे फैमिली ट्रांजैक्शन को इन्होंने फंडिंग का बता दिया। और मैंने जैसे कहा कि यूएपीए, आप अगर मतलब यकीन के आधार पर, बड़ा अफसोस होता है कि सरकार जो खुद ही इस यूएपीए में मैं कहूँगी कि मुद्दई भी बन जाती है और मुंसिफ भी बन जाती है। सिर्फ यकीन के आधार पर आप किसी को भी ये यकीन कर लेते हैं कि इसे हम, ये आतंकवादी हो सकता है या आतंकवादी संगठन से जुड़ा है या आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, आप उसको उठाकर बंद कर देते हैं ये कानून लगाकर। कहीं भी ये कानून ये नहीं कहता है
कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसको आतंकवादी करार दिया जाना चाहिए या उसके बाद दिया जाना चाहिए, या इसकी क्या टाइम लिमिटेशन होनी चाहिए, क्या क्या आधार होने चाहिए। सिर्फ आप यकीन के आधार पर उठाकर बंद कर देते हैं, जो सरासर गलत है। अगर हम बात करें इस कानून में, मैं ये कहूँगी कि जुडिशरी की भी इंडिपेंडेंस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है, क्योंकि किसी को भी दोषी करार देना ये जुडिशरी की जिम्मेदारी है। हमारा जो लीगल सिस्टम है, हमारा जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, वो भी ये कहता है कि जुडिशरी सबूतों के और गवाहों के आधार पर किसी को दोषी बनाएगी, ना कि सरकार यकीन के आधार पर किसी को, और वो भी आतंकवादी बना देगी। एक आम महिला जो जन सेवा करती है, जो एक वकील है, उसको आप उठाकर, जो जिसकी विचारधारा बिल्कुल अलग है, आप उसको उठाकर सीधा सीधा आतंकवादी करार दे देते हैं। आप ये नहीं देख रहे कि आपका तो एक छोटा सा कहना हुआ और मीडिया की सुर्खियाँ बनी और किसी इंसान की ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो गई और पलट गई। तो ये जो कानून है, ये बहुत गंदा कानून है। आप कांग्रेस से निगम पार्षद रही, कांग्रेस की छवि सेकुलर में आती है। क्या आपको नहीं लगता कि दंगे के आरोप में आपको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से आपकी छवि को कहीं ना कहीं कुछ नुकसान पहुंचा है, ख़ासतौर पे सेकुलर वाली, क्योंकि ये जो दंगे हुए ये दो धर्मों के बीच के दंगे बन गए थे और आपको गिरफ्तार किया गया, तो कहीं ना कहीं ये हुआ कि आप एक धर्म के पक्ष में आकर खड़ी हुई हैं। तो आपको लगता है कि आपकी जो सेकुलर वाली छवि है उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंची? देखिए, मैंने आपको बताया कि 26 फरवरी 2020 का दिन मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल उलट के रख दिया, और मेरी जो विचारधारा थी, मेरी जो शख्सियत थी, मेरा जो एक आइडेंटिटी थी, उसको बदला है, कोई दो राय नहीं है। आप भी अपने इस बात को बिल्कुल कह रहे हैं, और यकीनन मेरे को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है, मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है। हम जो लोग नहीं हैं वो हमें बना के दिखाया गया। अगर मैं बात करूं कि एक निगम पार्षद कांग्रेस से, लेकिन साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी कि माइनॉरिटी से एक लड़की आती है जिसके पेरेंट्स उसको वकालत के पेशे में लेकर आते हैं, उसके बाद राजनीति में मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया। तो माइनॉरिटी से तो वैसे भी आपने देखा होगा कि अक्सर अगर लड़कियां पढ़ भी रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार को शायद वो कहीं ना कहीं या खल रहा है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं कि दोनों ही पेशे ऐसे हैं कि जल्दी से लड़कियों के लिए घर वाले राज़ी नहीं होते, परिवार वाले राज़ी नहीं होते। तो मेरे परिवार का आप देख सकते हैं कि उनकी विचारधारा, उनकी जो सोच है वो कितनी खुली हुई थी लड़कियों को लेकर, कि उन्होंने वकालत के पेशे के लिए भी हामी भरी, उन्होंने बाद में राजनीति के लिए भी हामी भरी। और मैं आपको बता देना चाहूँगी कि जिस इलाके से मैं जीती वहाँ पर मेजॉरिटी 80% से भी ज़्यादा नॉन मुस्लिम्स हैं। उन लोगों के प्यार ने, मोहब्बत ने मुझे जिताया, और मैंने 5 साल उनकी सेवा करी, और आज मुझे राजनीति में बहुत अरसा हो चुका है, और आज तक भी लोगों का प्यार ऐसे ही मेरे लिए बरकरार है। जिस दिन मैं जेल से रिहा हुई, यकीन जानिए मेरे परिवार से ज़्यादा, और मेरे ये नहीं कि आपने बात किया कि मैं मुसलमान हूँ या मुझे एक दूसरे मतलब तरीके से पेश किया गया। अगर वहाँ मुसलमान खड़ा था तो मुसलमान से ज़्यादा गैर मुसलमान मुझे जेल में लेने के लिए आया। जब मैं घर आई तो यहाँ पर मेरे घर पर पटाखे फूट रहे थे, ढोल बज रहे थे, तो यहाँ पर हर कम्युनिटी का इंसान मेरा वेलकम कर रहा था, और उनका ये कहना था, और मैं आपको बताना चाहूँगी अभिषेक जी, कि मैं अपने इलाके में इशरत जहाँ से ज़्यादा पिंकी के नाम से पहचानी जाती हूँ। लोग मुझे पिंकी कहते हैं, मेरा निकनेम है। और लोगों का ये कहना था कि हम उस पिंकी को जानते हैं जिसने 5 साल हमारी सेवा करी है, हम उस पिंकी को जानते हैं जिसका बचपन यहीं पली बड़ी है और जो हमारे बीच रही है, हम उस पिंकी को जानते हैं जो पढ़ी लिखी है, और ये वो पिंकी नहीं है जो FIR या चार्जशीट में दिखाई गई है, या जो मीडिया ने कुछ टाइम के लिए मेरे लिए दिखाया। तो आज भी मुझे लोग जो मुझे जानते हैं, करीबी जानते हैं, वो आज भी मुझे प्यार करते हैं। जिन लोगों की मैंने खिदमत की थी वो लोग मुझसे मिलने आए। फ़र्क है, लेकिन धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, लेकिन किसी की ज़िंदगी को इतनी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। और एक फ्रेम में मुझे मिसफिट करने की कोशिश की गई कि जो लड़की नहीं है उसको तुम कॉम्युनल बना रहे हो, उसको कॉम्युनल पिक्चर दिखाई जा रही है। ये जो मिसमैच किया गया, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। और मैम 2 साल जेल में बिताना काफ़ी बड़ी बात होती है, तो जेल में किस तरीके से आपके साथ बर्ताव रहा, और आपकी शादी भी जो है जेल में रहते हुए, मतलब कि आपने इंटरिम बेल लेकर शादी की थी, तो वो किस तरीके से रहा?
देखिए बहुत बहुत डिफ़िकल्ट था शुरू के, ख़ासकर अगर मैं 3.5 महीने की बात करूं, जब तक मैं इंटरिम पर बाहर नहीं आई थी। मुझे आतंकवादी करार दिया गया, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, जेल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। जो और वहाँ पर बंदी महिलाएं थी, जो और प्रिजनर्स थे, उनको मेरे करीब नहीं आने दिया जाता था। उनको ये कहा गया कि हम तुम्हारी पनिशमेंट बांध देंगे अगर तुम इशरत से बात करोगे। और कदम कदम पर मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बाद में मैंने कुछ ग्रीवेंसेस थी जो अपने कंसर्न कोर्ट के सामने रखी। मैंने डीजी को कई बार लिखा, तो बहुत परेशानियों का मैंने सामना करा, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करा। मुझे मतलब एक हाई सिक्योरिटी में रखा जाता था, बहुत सर्विलेंस मेरे ऊपर रहती थी। शुरुआती तौर पे बहुत बदतमीज़ियों से मेरे से पेश आए, और जो प्रिजनर्स थे उन्होंने भी मतलब ज़ाती तौर पर भी मेरे ऊपर हमले किए और मेरे केसेस को लेकर बात की कि 17-18 हज़ार पन्नों की चार्जशीट है, संदूकों में चार्जशीट आई है। कई स्टाफ का भी ये कहना होता था कि सालों साल जेल में सड़ोगी, इतने लोगों का नरसंहार करके आई हो। तो इस तरीके के जो ज़ाती तौर पे आपको बोला जाता है, वो आपके बहुत ज़्यादा हिट करता था, बहुत ज़्यादा मतलब मेंटली बहुत परेशान हो जाता था इंसान। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने महसूस की। और अगर शादी की मैं बात करूं, तो मैं जुडिशरी की बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे एक बार नहीं, 2 बार जुडिशरी ने मुझे अप्रिशिएट किया। पहले मुझे इंटरिम बेल मिली 10 दिन के लिए, लेकिन वो भी बड़ा दुखदाई मेरा चैप्टर रहा 10 दिन का। हालांकि मैं बहुत पॉजिटिव थी कि मैं पिछली और अगली, क्योंकि यकीनन मुझे जेल जाना था, लेकिन मैं उस चीज़ को भूलकर सिर्फ उस 10 दिन को मैंने जीने की कोशिश करी। लेकिन अभिषेक जी, मेरे से ज़्यादा मेरे जो वेल विशर्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे, मेरी फैमिली, उन्हें बहुत अफसोस था। और जब मैं जेल वापस गई, जो 2 प्रिजनर्स थे जिन्होंने मुझे देखा कि मेरे हाथों पैरों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी और मुझे जेल जाना पड़ा था, शादी के 6ठे दिन मैं जेल चली गई थी, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था। मैम, अदालत ने फिलहाल आपको जमानत तो दे दी है, लेकिन जो आप पे आरोप लगे हैं उनको कहीं ना कहीं गलत नहीं माना है फिलहाल, क्योंकि अभी केस अंडर ट्रायल है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बड़ा अफसोस होता है कि 25 महीने बेकसूरी के जेल काटी, उसके बाद ज़मानत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज भी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं हुई है। तो यूएपीए बहुत एक दुधारी तलवार है कि आपको सिर्फ एक गला नहीं काटती, आपको एक बार नहीं ख़त्म करती, आपको बार बार मारती रहती है। इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है, तो अभी ट्रायल तो बहुत दूर की बात है। मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो ज़िंदगी शायद मुझे लगता है छोटी पड़ जाएगी, लेकिन इसका ट्रायल ख़त्म नहीं होगा। और आप सही कह रहे हैं कि मेरी ज़मानत हुई है, लेकिन अभी चार्ज लगना है। और जैसे आपने कहा कि अभी आपके ऊपर से एलिगेशंस हटे नहीं हैं, तो जैसे मुझे पूरा यकीन है कि मुझे अभी ज़मानत मिली है, उसके बाद मैं पूरा यकीन रखती हूँ कि मुझे आगे भी इंसाफ मिलेगा। बट अफसोस इस बात का होता है कि इंसाफ मिल रहा है, लेकिन बहुत देर से मिल रहा है। इतने वक्त में ज़िंदगी पलट जाती है। और मैंने जैसे बोला कि शायद मुझे ज़िंदगी कम पड़ जाए, ये ट्रायल ख़त्म नहीं होगा। मैम, आगे का क्या आपने सोचा है? क्या जिस तरीके से आप पहले जनसेवक के तौर पर काम कर रही थी, आगे भी इसको जारी रखेंगे? और जो केस है उसको किस तरीके से आगे लड़ेंगे? देखिए, ये मैं कहूँगी कि ये सच और झूठ की लड़ाई है, सिर्फ एक केस नहीं है। और जैसे अभी मुझे जब ज़मानत मिली है, तो सच्चाई की जीत मैं कहूँगी, और आगे भी मैं सच के लिए लड़ाई लड़ती रहूँगी और बड़े हिम्मत के साथ डट के इस केस का ट्रायल जो है वो फेस करूँगी। और जहाँ तक बात है जन सेवा करने की, तो सामाजिक तौर पर मैं जैसे हमेशा लोगों के लिए काम करती रही थी, आगे भी मैं हमेशा काम करती रहूँगी। शुक्रिया मैम। तो ये थी इशरत जहां, जिन्होंने अपनी सारी बातें हमारे साथ कैमरे पर रखी है और ये भी कहा है कि इनके ऊपर जो केस लगाए गए उससे इनकी सारी ज़िंदगी बदल दी है। जहां पहले एक सेकुलर छवि के साथ अपने इलाके के लोगों के साथ काम करती थी, उनकी सेवा करती थी, अब कहीं ना कहीं इनकी छवि पर भी जो है एक धब्बा लगा है। लेकिन इनका कहना है कि पहले की तरह ही जनसेवा का काम जारी रखेंगे और जो केस है उसको बखूबी लड़ेंगी और कहीं ना कहीं आगे चलकर खुद को निर्दोष भी साबित कर पाएंगी। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।